स्टार्ट विद ए न्यू टॉपिक दैट इज जीन म्यूटेशन। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जीन म्यूटेशन होता क्या है, जीन म्यूटेशन है क्या। तो ये चीज ध्यान से देखो, जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन जीन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो चेंज आता है वो किसके अंदर आता है, जीन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब आपको पता है जीन किसके ऊपर लोकेटेड होते हैं, डीएनए पे। और डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में। इसका मतलब जो चेंज आ रहा है वो चेंज किस में आ रहा है, जिससे जीन बना है, दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज आ रहा है। ठीक है, अल्टरेशन वर्ड भी हम यूज करते हैं चेंज के लिए, दैट मीन्स जीन स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ड्यू टू अल्टरेशन इन न्यूक्लियोटाइड का नंबर या न्यूक्लियोटाइड के टाइप में चेंज आ रहा है। या तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का नंबर चेंज कर दें या एक उसके टाइप को हम चेंज कर देते हैं। तो ये होता है बेटा आपका जीन म्यूटेशन में। अब जीन म्यूटेशन में हम सबसे पहले लेके चलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं जीन म्यूटेशन के दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट म्यूटेशन भी और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी। तो सबसे पहले देखो पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन को हम सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और यहाँ पर हम सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे आकर के चेंज हो रहा है, एक ही पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अब हम म्यूटेशन कैसी पढ़ रहे थे, जीन म्यूटेशन। इसका मतलब डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से। जैसे कि इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस मैं लिख दूं ATGC ATGC। ठीक है, तो किसी एक न्यूक्लियोटाइड में या एक न्यूक्लियोटाइड के पूरे पेयर के अंदर एक ही पोजीशन पे चेंज आ रहा है। डबल स्ट्रैंडेड है तो पेयर में चेंज हो जाएगा, या हो सकता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो, अनयूजुअल बेस पेयरिंग हो जाए, या हो सकता है दोनों न्यूक्लियोटाइड मतलब पेयर के अंदर पूरे में चेंज हो। तो यहाँ पर जो चेंज आता है, अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो पूरे बेस पेयर में आता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है तो एक न्यूक्लियोटाइड में भी आ सकता है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस पेयर की। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या दी है यहाँ पे, म्यूटेशन दैट अराइज ड्यू टू change in a single base pair of DNA। ध्यान से सुनना, बेस पेयर किसे कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो +1 में आप डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, आपने पढ़ा है डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, और अगर एक स्ट्रैंड में इधर एडेनिन रेजिड्यू आ रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में इसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस आएगा दैट इज थाइमीन, और इधर अगर G है तो इधर C आएगा एंड वाइस वर्सा। और A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो अपोजिट स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजिनस बेसिस है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच है, इसको मिलाकर के हम कहते हैं बेस पेयर। मतलब एक नाइट्रोजिनस बेस एक स्ट्रैंड का और दूसरा नाइट्रोजिनस बेस दूसरे स्ट्रैंड का जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच है, उनको मिलाकर के हम कहते हैं एक बेस पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, डीएनए में किसी एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, ध्यान से सुना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक डिजीज आता है, आगे भी आएगा डिटेल में भी, बहुत बार एग्जाम में आता है, सिकल सेल अनीमिया। आगे डिसऑर्डर्स में भी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि ये पॉइंट म्यूटेशन से होता है। तो सिकल सेल अनीमिया जो है ना वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्यों है, ध्यान से देखना, mRNA में या नॉर्मल mRNA में GAZ कोडोन आ रहा था। कौन सा कोडोन, GAZ कोडोन। अब कोडोन क्या है एक बार मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट चैप्टर में तो कोडोन का टॉपिक ही आएगा। बेटा डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती हैं वो जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करती हैं, तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रिपलेट दिखाया है,
mRNA जो नॉर्मल होता है उसमें तो ये ट्रिपलेट होता है GAG, दैट मीन्स पहला नाइट्रोजिनस बेस ग्वानिन, फिर एडेनिन और फिर ग्वानिन। लेकिन जब इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है बेटा, GAG की बजाय GUG हो जाता है। तो देखो एक ही नाइट्रोजिनस बेस में चेंज आया, एडेनिन की जगह पे क्या आ गया, यूरासिल आ गया। जी यहाँ पे अब भी फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन एडेनिन रेजिड्यू किससे रिप्लेस हो गया है, यूरासिल रेजिड्यू से रिप्लेस हो गया। एडेनिन किससे रिप्लेस हो गया है, यूरासिल से। अब इससे क्या चेंज आएगा, mRNA की जो सीक्वेंस होती है ना, जब वो ट्रांसलेशन करती है तो यही सीक्वेंस अमाइनो एसिड के लिए कोड करती है। तो GAG जो कोडोन होता है ना बेटा, ये ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। मतलब जब राइबोसोम GAG कोडोन को रीड करेगा ना तो वो ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड को लाएगा और ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करेगा। लेकिन अब इसमें होगी म्यूटेशन, अब एडेनिन की जगह यूरासिल आ गया तो कोडोन चेंज हो गया, और कोडोन चेंज होते ही GUG कोडोन ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड नहीं करता है, ये कोड करता है वेलाइन अमीनो एसिड के लिए। अब एक चीज सोच के देखो, जैसे और भी इसके साइड में नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस है, तो अगर इस प्रोटीन में बेटा इसमें जो म्यूटेशन आती है वो बीटा ग्लोबिन चेन में आती है। किस में आती है, बीटा ग्लोबिन चेन में। सिकल सेल अनीमिया होता है ना, तो अनीमिया कॉज हो जाता है, क्यों, क्योंकि आरबीसी की शेप सिकल शेप्ड हो जाती है। और वो सिकल शेप्ड क्यों हो जाती है, क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन में म्यूटेशन हो जाता है। कौन सी पोजीशन पे म्यूटेशन हो जाता है, 6th पोजीशन पे म्यूटेशन हो जाता है। क्या म्यूटेशन हो जाता है, जहाँ 6th पोजीशन पे GAG कोडोन आना चाहिए था वहां उसकी जगह पे क्या आ जाता है, GUG। तो जब यही कोडोन ट्रांसलेशन करेंगे और बीटा ग्लोबिन चेन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, तो 6th पोजीशन में अगर GAG कोडोन होता तो आता बेटा आपका ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की 3 लेटर एब्रीविएशन होती है GLU। लेकिन जब ये म्यूटेशन हो जाएगी तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आने की बजाय वेलाइन आता है, और वेलाइन आते ही पूरा प्रोटीन ही चेंज हो जाता है। अब प्रोटीन चेंज हो गया तो पूरी इंफॉर्मेशन ही चेंज होगी। तो जो आरबीसी की नॉर्मल शेप होती है बाई कन्वेक्स, उसकी बजाय आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकल सेल। और सिकल शेप्ड आरबीसी का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसकी वजह से बॉडी में आरबीसी डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं और बॉडी में अनीमिया हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, अभी के अभी आपको याद करना है। पॉइंट म्यूटेशन एक टाइप का सब्सटीट्यूशन है, सब्सटीट्यूट कर दिया हमने एडेनिन को, किससे सब्सटीट्यूट कर दिया, यूरासिल से। और क्योंकि एक ही नाइट्रोजिनस बेस में सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, जो म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए एमआरएनए किससे बना है, डीएनए से। ठीक है, तो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, तो उसमें चेंज आया होगा तभी तो किस में चेंज आया, आरएनए में। तो डीएनए में बेस पेयर में चेंज आया, तब जाकर के एमआरएनए में एडेनिन की जगह किस में रिप्लेसमेंट आ गया, यूरासिल में। अब डीएनए की क्या सीक्वेंस होती है वो हम आगे सिकल सेल एनीमिया में पढ़ेंगे, नहीं तो अभी बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, सिकल सेल एनीमिया का कोज अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो कई बच्चे सीधा लिख देते हैं पॉइंट म्यूटेशन, कई बच्चे लिख देते हैं सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन, कई बच्चे लिख देते हैं GAG कोडॉन रिप्लेस हो जाता है GUG से, और कई बच्चे लिख देते हैं कि बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है किससे, वेलाइन। कोई भी बच्चा पूरा आंसर नहीं देता है बेटा, आपको सारे पॉइंट बताने पड़ेंगे। आप क्या कहोगे, सिकल सेल अनीमिया पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, ब्रैकेट में लिख दोगे सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। और वो पॉइंट म्यूटेशन क्या है, एमआरएनए में जहां नॉर्मली GAG कोडोन आता है वहां पे ए किससे रिप्लेस हो जाता है, यू से। तो GAG कोडोन किससे रिप्लेस हो जाता है, GUG से।
इसकी वजह से बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है? वेलाइन से। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाएगा? वेलाइन से। ये है आपका पॉइंट म्यूटेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे बेटा कि जो आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है या सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन की हम बात करें, अगर आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चलो तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। एक बार एम्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि ये ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन है। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, आपने नाइट्रोजनस बेस पढ़े एडेनिन एंड ग्वानिन, ये तो क्या है? प्यूरिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 रिंग बनाते हैं, फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। +1 में डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है। और थाइमीन और साइटोसाइन, ये क्या है बेटा? पाइरिमिडीन। और यूरासिल आरएनए के केस में यूरासिल भी, ये क्या है? पाइरिमिडीन है। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब चेंज, रिप्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन एक प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस कर दिया जाता है, या एक पाइरिमिडीन को दूसरे पाइरिमिडीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे एडेनिन की जगह म्यूटेशन से ग्वानिन आ गया, या थाइमीन की जगह म्यूटेशन से साइटोसाइन आ गया। अगर सिमिलर नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में ट्रांसवर्जन मतलब आपका क्या हो रहा है बेटा? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो वो कहलाता है ट्रांजिशन। क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है प्यूरिन से, पाइरिमिडीन रिप्लेस हो रहा है पाइरिमिडीन से। जबकि ट्रांसवर्जन क्या होता है? उल्टा, प्यूरिन को रिप्लेस कर दे कोई पाइरिमिडीन, या पाइरिमिडीन को रिप्लेस कर दे कोई प्यूरिन। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एडेनिन क्या है? प्यूरिन है, और यूरासिल क्या है? पाइरिमिडीन। हमने एक प्यूरिन को किससे रिप्लेस कर दिया? पाइरिमिडीन से। तो ये क्या होगा बेटा? ट्रांसवर्जन होगा। क्या होगा? ट्रांसवर्जन। तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप का होता है, एक तो होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। अब हम आते हैं अगली जीन म्यूटेशन, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को गिबेरिस म्यूटेशन भी कहा जाता है। ये समझने की चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। लेकिन ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार इंसर्शन और डिलीशन का इफेक्ट बताऊंगी। ये हम क्रोमोसोमल एब्रेशन में पढ़ेंगे, वहां पे मैं दोबारा बता दूंगी। एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ। एनसीईआरटी ने जीन और क्रोमोसोम के बीच में रिलेशन बताया। जैसे आपको पता है मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपने लास्ट में पढ़ा कि जीन किसके ऊपर लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब हमने पढ़ा, तो जीन और क्रोमोसोम में कोई रिलेशनशिप है। इसका पता हमें कैसे पता चला? म्यूटेशन के रिजल्ट देख करके। कैसे? कि अगर हम क्रोमोसोम के किसी पार्ट में चेंज करते हैं तो उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में भी चेंज आता है, और फिनोटाइप के लिए कोड कौन करता है? जीन। दैट मीन्स उसके बीच में क्या आ गया बेटा? रिलेशनशिप आ गया। तो देखो इसने क्या किया, एक लाइन ले ली, सिर्फ वैसी ही लाइन ले ली जैसे कि कोडोन होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कोडोन का नेचर कैसा होता है? ट्रिपलेट, 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक कोडोन बनाते हैं। तो वैसे ही हमने एक ऐसे इमेजिनरी लाइन ली है, ये कोई कोडोन नहीं है। लाइन मैंने ली है, राम हैज रेड कैप। लेकिन ध्यान से देखो, सारे वर्ड्स में 3 अल्फाबेट ही है, सिमिलरली वैसे ही है जैसा कि कोडोन में होता है। अब हमें देखना है कि अगर हम इसके अंदर इंसर्शन करें, इंसर्शन मतलब किसी क्रोमोसोमल सेगमेंट को इंसर्ट कराएं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? अब क्रोमोसोमल सेगमेंट इंसर्ट क्या? 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड कराएं, 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड कराएं, 3 ऐड कराएं, ऐसे हम इफेक्ट देखेंगे। ऐसे ही हम डिलीट करके देखेंगे। मान लो पहले मैं इंसर्शन की बात कर रही हूँ, मैं हैज के बाद मैंने एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया बी, तो ध्यान से देखना, अब बी न्यूक्लियोटाइड ऐड करते ही ये सीक्वेंस क्या होगी? RAM HAS RED ना, बी इंसर्ट कर दिया हमने, बी
REDCAP, ये होगी सीक्वेंस। हमने बी को इंसर्ट किया, लेकिन बेटा कोडोन तो कैसे रीड होते हैं, ट्रिपलेट के केस में, और ये कॉन्टिग्यूअस मैनर में रीड होते हैं, लगातार, बीच में कोई स्किपिंग नहीं होती है। तो देखो ट्रिपलेट बनाओ, पहला ट्रिपलेट क्या बना, राम, दूसरा ट्रिपलेट क्या बना, हैज, लेकिन तीसरा ट्रिपलेट क्या बना, BRE, चौथा ट्रिपलेट क्या बना, DCA, और पांचवा पूरा नहीं बना। अब जो हमारा नेचुरल था उसको देखो, पहला ट्रिपलेट क्या था, वहां पे भी राम था, ठीक है, तो पहले ट्रिपलेट में कोई चेंज नहीं आया। दूसरा हैज था, हैज में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जिस पॉइंट पे आपने इंसर्ट किया, उस इंसर्ट करने वाले पॉइंट के बाद के सारे कोडोन चेंज हो गए। जैसे कि यहाँ इंसर्ट किया तो अगला कोडोन आ रहा था रेड, लेकिन यहाँ क्या आया, BRE। यहाँ उससे अगला आ रहा था कैप, लेकिन यहाँ क्या आया, DCA। ये तो हमने एक लेटर को इंसर्ट किया। अब मान लो हम एक की बजाय दो को इंसर्ट करते, B और I को, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाती, RAMHAS, हमने दो डाल दिए तो BIREDCAP। तो अब हम ट्रिपलेट पेयर बनाए, तो पहला क्या बना, राम, पहले वाले में कोई चेंज नहीं आया। दूसरा क्या बना, हैज, दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जिस पॉइंट पे हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके आगे वाले सारे कोडोन चेंज हो गए। जैसे कि तीसरा क्या आया, BIR, चौथा क्या आया, ADC, दोनों चेंज हो गए, पांचवा पूरा बना नहीं। अब लेकिन मान लो कि हम 3 नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड कर रहे हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ BIZ, तो अब सीक्वेंस क्या बन जाएगी, राम, हैज, बिग, रेड, कैप। अब रीडिंग सीक्वेंस ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट कोडोन क्या है, राम, वहां पे भी फर्स्ट कोडोन क्या था, राम। यहाँ पे सेकंड कोडोन क्या है, हैज, यहाँ पे भी सेकंड कोडोन क्या है, हैज। यहाँ थर्ड कोडोन क्या था, रेड, लेकिन यहाँ थर्ड कोडोन क्या है, बिग। यहाँ पे फोर्थ कोडोन क्या है, कैप, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे, और पांचवा क्या आ रहा है, कैप। अब रेड और कैप हम वैसे ही रीड कर रहे हैं जैसा कि हम पेरेंट में रीड कर रहे थे, विदाउट म्यूटेशन हम रीड कर रहे थे। बस इफेक्ट सिर्फ क्या आया, जहाँ पहले रेड थर्ड पोजीशन पे था अब किस पे आ गया, फोर्थ पे, और कैप फोर्थ पे था अब किस पे आ गया, फिफ्थ पे। मतलब एक एक कोडोन हम आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन रीडिंग सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा है। कब चेंज नहीं हो रहा है, जब हमने 3 नाइट्रोजनस बेस को ऐड किया। जब हमने एक नाइट्रोजनस बेस को ऐड किया था तब तो रीडिंग सीक्वेंस चेंज हो रही थी, लेकिन फिर जब हमने 2 को ऐड किया तो भी आगे के कोडोन की रीडिंग सीक्वेंस चेंज हो रही थी। आगे वालों को हम रेड और कैप नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन जब हमने 3 को ऐड किया तो आगे वाले कोडोन वैसे ही पढ़े जा रहे हैं जैसे पहले पे पढ़े जा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही इफेक्ट आया कि एक नया कोडोन ऐड हो गया। और उससे पीछे वाले कोडोन की बात करें तो पहले पीछे वाला कोडोन राम हैज ही पढ़ा जा रहा था, पहले भी 1 ऐड किया तो भी, 2 ऐड किया तो भी, 3 ऐड किया तो भी। इसका मतलब जिस पॉइंट पे हम इंसर्शन कर रहे हैं उस पॉइंट से पहले वाले कोडोन में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसके आगे वाले कोडोन में चेंज आएगा। कब, जब आप जो इंसर्शन कर रहे हो वो 3 या 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर वो 3 या 3 का मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक नया कोडोन ऐड हो गया। इसी तरीके से डिलीशन का कर लो, जैसे हम पहले आर को डिलीट करें तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, राम, हैज, आर डिलीट कर दिया तो EDC और AP। तो राम कोडोन और हैज कोडोन वैसे ही रीड हो रहे हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे डिलीट किया उसके आगे वाला कोडोन चेंज हो गया, EDC, ठीक है। फिर हमने मान लो 2 को डिलीट कर दिया, R और E को, तो अगला कोडोन क्या हो गया, राम, हैज, DCA
पी। यहाँ पे भी हमने क्या नोटिस किया कि जिस पॉइंट पे हम डिलीट कर रहे हैं उसके डिलीशन के बाद वाले सारे कोडोन का रीडिंग सीक्वेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले वालों का चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम 3 को डिलीट मार दें तो क्या बना, राम हैज कैप। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, कैप वैसे ही पढ़ा जा रहा है जैसा पहले पढ़ा जा रहा था, लेकिन इफेक्ट क्या आया कि रेड कोडोन कंप्लीटली डिलीट हो गया। तो ध्यान देना, जिस पॉइंट पे हम इंसर्शन कर रहे हैं या डिलीशन कर रहे हैं उसके आगे वाले कोडोन का रीडिंग सीक्वेंस सिर्फ कब चेंज होगा, जब जो हम इंसर्शन या डिलीशन कर रहे हैं वो 3 या 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर वो 3 या 3 का मल्टीपल है तो आगे वाले कोडोन का रीडिंग सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, शिफ्ट। तो ये चीज ध्यान रखना, एक एक कोडोन या तो ऐड हो जाता है या डिलीट हो जाता है, ठीक। अगर कंक्लूजन क्या है हमारा, अगर हमने इंसर्शन किया 1 और 2 बेसिस, इंसर्शन या डिलीशन किया 1 और 2 बेसिस का, तो फिर बेटा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसर्शन के या पॉइंट ऑफ डिलीशन के आगे वाले सबका रीडिंग सीक्वेंस चेंज हो जाता है, रीडिंग सीक्वेंस चेंज्ड। लेकिन अगर हमने इंसर्शन किया या डिलीशन किया किसमें, 3 या 3 के मल्टीपल्स में, तो रीडिंग सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज आएगा कि एक नया कोडोन या तो ऐड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, सिर्फ यही इफेक्ट आएगा। तो अब आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पे, वो क्या होती है, लास्ट है, बस 2 मिनट रह गए हैं, देख लो एक बार। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या कहता है, मतलब रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कैसे, जैसे हमने कहा था उसके अंदर राम हैज रेड कैप, अगर हमने ऐड किया यहाँ पे बी तो आगे वाले कोडोन आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, आगे वाले नाइट्रोजनस बेस आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। तो दोज म्यूटेशन विच आर कॉज ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए विच आर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, उनको हम कहते हैं बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसके केस में क्या होता है, बेस सीक्वेंस ऑफ all the codons beyond the point of insertion, or deletion are altered, चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस कब चेंज होते हैं, जब आप जो इंसर्शन या डिलीशन कर रहे हो वो 3 या 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर मल्टीपल है तो रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लियरली द रीडिंग फ्रेम ऑफ सब्सिक्वेंट कोडॉन, रीडिंग फ्रेम ऑफ सब्सिक्वेंट कोडॉन इज शिफ्टेड, शिफ्ट हो जाएगा। एक एक नाइट्रोजनस बेस ऐड कर रहे हो तो एक एक पहले शिफ्ट हो जाएगा, डिलीट कर रहे हो तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ज्यादा हार्मफुल होती हैं किसके कंपैरिजन में, सब्स्टिट्यूशन के केस में। अब सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं कई बार कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो एक तो ये हमें प्रूफ देता है कि जेनेटिक कोडोन का नेचर कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, क्योंकि इसी ने बताया कि जेनेटिक कोडोन का नेचर कैसा होता है, ट्रिपलेट। क्योंकि अगर वो ट्रिपलेट नहीं होता तो 3 या 3 के मल्टीपल में चेंज करने की वजह से उसके अंदर रीडिंग सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता, लेकिन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमारे जेनेटिक कोडोन का नेचर कैसा है, ट्रिपलेट है, ठीक है। दूसरा एक ये भी प्रूव करता है कि कोडोन्स आर रीड इन ए कॉन्टिग्यूअस मैनर, लगातार मैनर में रीड होते हैं। अगर एक नाइट्रोजनस बेस डिलीट हो गया है तो उसकी जगह लेने के लिए उसके आगे वाला आ जाएगा।
तो ये होता है कॉन्टिग्यूअस मैनर में रीड होते हैं। कई बार एग्जामिनर एग्जाम्पल पूछ लेता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के एग्जाम्पल दो, तो थैलेसीमिया डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम आगे, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन शो करता है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।